अगर हम बात करने लगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो आपने पहले से पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता था। जैसे कई बार लोग फिजिक्स में बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कई बार डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ये बहुत सारे इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं। फिजिक्स आपका इक्विलिब्रियम तक पहुंचा जा चुका है। तो हम लोग अब बात करते हैं केमिस्ट्री में कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमने कहा अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेने लगूं और मैंने एक मान लीजिएगा एक टब लिया या कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपने वाटर भर दिया और वाटर भरने के बाद इसको स्टेशनरी रख दिया आपने, तो बोलूंगा क्या ये आपका चेंज हो रहा है? बोलूंगा चेंज नहीं हो रहा। बोलूंगा आपने एक बॉक्स को सील बंद कर दिया और वाटर उसके अंदर भरा हुआ है, बोलूंगा इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आपने दोबारा से एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपने फिर से इसको यहां पर पानी के साथ भरा और यहां से आपने पानी को निकालना स्टार्ट कर दिया और सेम टाइम पर आपने इसी पर्टिकुलर कंटेनर में सेम स्पीड से पानी भरना स्टार्ट कर दिया। क्या आप ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इस कंटेनर के अंदर क्या वाटर का अमाउंट चेंज हुआ? बोलूंगा अमाउंट तो चेंज नहीं हुआ। तो बोलूंगा अमाउंट चेंज नहीं हुआ, ठीक बात है। क्या वाटर चेंज हुआ? मैं बोलूंगा बिल्कुल, वाटर जा रहा था और नया वाटर आ रहा था। इसका कंटेनर के अंदर चेंज तो हुआ, लेकिन ओवरऑल चेंज कितना हुआ? बोलूंगा जीरो। जितना एग्जिट किया उतना ही वाटर ने एंटर करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर चलती हुई चीज ओवरऑल इस टाइप से चलने लगे कि आपका जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाए, तो मैं बोलूंगा इसे आप बोलेंगे यहां पर इक्विलिब्रियम। ये अगर केमिकल रिएक्शन हो जाए तो आप इसे बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। मैंने कहा दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरी होती है इरिवर्सिबल। क्योंकि हमारे स्कूल में इरिवर्सिबल रिएक्शंस पूछी जाती हैं तो पहले मैं उनकी बात करता हूं। पॉइंट नंबर 1 है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब एक रिएक्शन अगर आगे चली जाती है तो वापस लौट के नहीं आएगी। मैंने कहा डेली लाइफ में ऐसा कैसा एग्जांपल है, तो उन्होंने कहा मिल्क लीजिएगा और मिल्क में आप नींबू डाल दीजिएगा, तुरंत मिल्क नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। बोलूंगा उसे आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ? बोलूंगा वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। और इरिवर्सिबल रिएक्शन हम बहुत टाइम से सुनते आए हैं, जिसका एग्जाम्पल अगर देखने लगे तो आपके पास है एक रिएक्शन 2KClO3। जब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो आपका बना यहां पर 2KCl और यहां पर अगर O2 गैस कि ये आपका 3 मोल बनेंगे। कंटेनर से अगर एक बार O2 चली गई तो क्या मैं बोल सकता हूं रिएक्शन रिवर्स नहीं आ पाएगी। इस टाइप की रिएक्शन आपको याद करनी होती है। और एक रिएक्शन अगर और ले लेते हैं तो अगली रिएक्शन है AgNO3 और इस पर आपने अगर कभी NaCl डाल दिया तो केमिकल बनेगा आपका AgCl और दूसरा केमिकल बनेगा NaNO3 और AgCl आपका PPT बन जाता है। वो रिएक्शन केवल जो आगे जा सके, वो रिवर्स नहीं आ सके, उनको मैं बोलूंगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसीलिए आपको अगर याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या डेली लाइफ की बात करने लगे तो कुछ बैटरी ऐसी होती हैं जिनको आप चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिससे मोबाइल बैटरी, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाती हैं। लेकिन बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन्हें आप एक बार अगर करा दी तो आप उसे फेंकना पड़ेगा। जैसे आपका नॉर्मल सेल आता है जिसे आप रिमोट में यूज करते हैं, जो 10 रुपये या 15 रुपये के आसपास यूज कीजिएगा। रिएक्शन ने प्रोडक्ट बना लिया, आप उससे दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो वाला सेल रहेगा। लेकिन जो चार्जिंग वाले सेल आते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उनसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपने इरिवर्सिबल रिएक्शन तो बता दी और थोड़ा बहुत समझ में आ गया। हमने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, तो उन्होंने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब आपका माना जाएगा, मान लीजिएगा आपके पास एक N2 है और आपका H2 है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम और यहां पर बन गया आपका 2 मोल ऑफ NH3। रिएक्शन अगर आप बैलेंस करने लगे तो कुछ इस टाइप का बना दिया। इस डायग्राम से पता चला कि N2 और H2 कोलिजन करके NH3 बनाएगी और NH3 कोलिजन करके दोबारा से आपका केमिकल बन जाएगा N2। N2 के मोल आगे गए 2 मोल और NH3 ने 2 मोल मुझे प्रोड्यूस कर दिए। इसका मतलब जितना केमिकल गया था उतना ही केमिकल वापस आ गया। इसका मतलब मेरे में चेंज तो हुआ, लेकिन ओवरऑल चेंज कितना हुआ? बोलूंगा जीरो। हम दोनों ही एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा।
क्यों चेंज नहीं हुआ? बोलूंगा N2 अभी भी कंटेनर में उतना ही है जितना पहले बना हुआ था। तो अगर आगे जाना और पीछे आना लगातार चलता रहेगा तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में कवर कर रहे हैं। हमने कहा कोई और भी एग्जाम्पल है, तो उन्होंने कहा ठीक है एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम PCl3 और Cl2। मैं बोलूंगा PCl5 जितना मोल आगे जा रहा है उतना ही अमाउंट PCl3 और Cl2 के रिएक्शन से वापस आ रहा है। तो अगर मेरे 5 मोल आगे गए और 5 मोल पीछे आ गए, बोलूंगा ओवरऑल चेंज बोलूंगा 0, जितना गया था उतना आ गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं आप रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने कहा जी चलेगा PCl5 का कोई डायग्राम या कुछ और समझाइएगा जिससे कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाए। हमने कहा कि अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगे तो मान लीजिएगा मैं सबसे अगर इजी लेने लगूं तो PCl5 का एग्जांपल है। तो आपने कहा PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका बना PCl3 और बना Cl2 T इक्वल टू 0 पर। ये मान लिया आपका A, ये मान लिया 2 और ये मान लिया 0। ठीक है, मैंने कहा मुझे दो डायग्राम बनाने हैं। अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो A में से जाएगा X, मैंने बोला 2 पहले से था, नया केमिकल आगे आया तो बोला जाएगा X, और ये भी आपका आ गया X। कंटेनर में सबसे पहले मैंने A मोल लिए, उसके बाद PCl5 आगे जाना स्टार्ट हुआ, वापस नहीं आया। इसका मतलब टाइम के साथ PCl5 कम होता चला जाएगा, और कुछ टाइम के बाद कंटेनर में PCl5 भी है, PCl3 भी है और Cl2 भी है। मैं लगातार PCl3 बना रहा हूं और PCl3 लगातार PCl5 बना रहा है। ये सब एडजस्ट करने के बाद में कंटेनर में PCl5 कितना बचा? बोलूंगा A-X। अब जो आपका A-X बचा हुआ है वो आपको लगातार कांस्टेंट दिखाई देगा, और कांस्टेंट दिखाई देगा तो आपको ऐसा लगेगा PCl5 चेंज नहीं रहा। बोलूंगा चेंज तो हुआ लेकिन ओवरऑल चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा ग्राफिकली बताएगा। मैंने कहा ग्राफिकली अगर आप समझने लगे तो आपने कहा ये पर्टिकुलर डायग्राम अगर ग्राफ दिखा जाए तो आपने यहां पर डायग्राम ड्रॉ किया और यहां पर भी आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। यहां पर लिखा आपने कंसंट्रेशन और यहां पर लिखा आपने टाइम। मैंने कहा कंटेनर का वॉल्यूम में अगर 1 लीटर मान के चलता हूं तो कंसंट्रेशन और मोल अब बात एक ही मानी जाएगी। बताएगा जब टाइम स्टार्ट हुआ था टाइम 0 पर तो Cl2 कितना था? बोलूंगा Cl2 था आपका 0। जब आपने PCl3 लिया था स्टार्टिंग में तो वो था आपका 2, और ये आपका बना हुआ था स्टार्टिंग में A। क्या दोस्तों जैसे जैसे टाइम 0 से इक्विलिब्रियम आपने अचीव किया था, जब PCl3 के नंबर ऑफ मोल बढ़े थे और Cl2 के भी मोल बढ़े थे। तो अगर Cl2 के मोल X बढ़े हैं, इसका मतलब ये डायग्राम कहीं ना कहीं आपका ऊपर जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा कांस्टेंट। और जब आपका लाइन हॉरिजॉन्टल बननी स्टार्ट हो जाती है तो बोलूंगा उसके बाद आपका केमिकल में चेंजेस बंद हो गए और बोला जाएगा कि ये डायग्राम आपका बन चुका है। किसका? बोलूंगा Cl2 का। मैंने कहा Cl2 तो हो चुका है 0 से X, तो मैंने इस गैप को लिख दिया आपका X। मैंने कहा PCl3 की क्या हालत होगी? बोलेगा PCl3 भी पहले था 2, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद वो बन गया 2 + X। तो मैंने कहा ये अगर X है तो कहीं ना कहीं X यहां पर आएगा और ये भी डायग्राम बढ़ने के बाद फिर हो जाएगा कांस्टेंट। और मैंने कहा ये जो गैप आएगा जहां से स्टार्ट किया था ये भी आपका X आ जाएगा, जहां से चला था वहां से मैंने चेंज कर दिया और ये बन गया आपका PCl3। स्टार्टिंग से दोनों अमाउंट बढ़ गए और दोनों इक्वल अमाउंट बढ़े हैं। जितना Cl2 बढ़ा है उतना ही आपका PCl3 बढ़ा है, लेकिन अब कांस्टेंट हो चुके हैं। अगर कांस्टेंट हो चुके हैं तो ओवरऑल तो चेंज आएगा, सॉरी ओवरऑल तो चेंज नहीं आएगा लेकिन चेंज आएगा। जितना मोल आगे जाएगा उतना ही मोल पीछे आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या PCl5 में कोई चेंज होगा? बोलेगा PCl5 कम हुआ है। तो मैं बोलूंगा PCl5 कम हुआ है तो आपका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा और ये जो गैप आएगा ये आपका बन जाएगा X और ये बन गया आपका PCl5। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस पर्टिकुलर टाइम को जहां पर आपने सभी को हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया इसे आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। तो उस पर्टिकुलर टाइम से पहले तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन इस टाइम के बाद में आपका जब वो T इक्विलिब्रियम बना दिया बोलेंगे कांस्टेंट हो चुके हैं, ओवरऑल चेंज नहीं हो पाएगा। मैंने कहा रेट का मतलब क्या होता है? बोलूंगा रेट का मतलब
इक्विलिब्रियम बोलते हैं जिस रेट से आगे गया उसी रेट से पीछे आया। मैंने कहा इसका मतलब जब आप रेट की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर रेट था और ये भी रेट था। क्या बताएगा, स्टार्टिंग में Cl2 0 था, इसका मतलब पीछे आने की पॉसिबिलिटी 0, तो मैंने कहा स्टार्टिंग में बैकवर्ड आने की टेंडेंसी 0। क्या स्टार्टिंग में PCl5 बहुत ज्यादा था, कोलिजन ज्यादा होंगे, और कोलिजन ज्यादा होंगे तो आगे जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। टाइम के साथ PCl5 कम हुआ है, टाइम के साथ PCl5 कम हुआ, कोलिजन कम हुए, आगे जाने का रेट कम हुआ, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड आपका कम हो गया। तो मैंने कहा ये लगातार कम होगा और ये लगातार आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपका सेम आ जाता है, और इस पर्टिकुलर टाइम को फिर से बोलते हैं TEQ। तो हमें दो चीजें याद रखनी है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट बनती है, और जो आपका जो रेट है वो इक्वल हो जाता है। कौन कौन सा रेट इक्वल होता है, बोलूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ध्यान रखिएगा कि हमें दो चीजें फिर से याद रखनी है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा और रेट, फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड रेट के इक्वल बन जाता है। तो ये आपका है इंट्रोडक्शन कि टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसी कैसी होती है। हमें दोनों एग्जांपल याद करने हैं, चाहे वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो या आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन कई बार आती हैं और हम लोग भूल जाते हैं, तो बैठ के रटिएगा, चाहे वो NCERT से या आप अपने स्कूल वालों का याद कीजिएगा।